नमस्ते। आइए आज एक सफर पर चलते हैं विज्ञान के एक बहुत बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए। ये कहानी एक ऐसी खोज की है जिसने हमारे जीवन को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। और सवाल बहुत सिंपल है, हम सब आखिर बने किस चीज से हैं? हाँ, यही वो सवाल है। कभी सोचा है इस बारे में? मतलब एक छोटा सा कीड़ा हो या फिर एक बहुत ऊंचा पेड़ या हम खुद, आखिर हम सब में कॉमन क्या है? किस चीज से बने हैं हम सब? और पता है, ये सवाल सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी परेशान करता रहा है। और इस बड़े सवाल का जवाब एक बहुत छोटे से शब्द में छिपा है, कोशिका। जी हाँ, सेल या कोशिका। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग छोटी छोटी ईंटों से बनती है ना, ठीक वैसे ही हर जिंदा चीज, चाहे वो कोई भी हो, वो नन्ही नन्ही कोशिकाओं से बनी है। यही है जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ठीक है, ये तो पता चल गया कि सब कुछ कोशिकाओं से बना है। पर सवाल ये है कि इन इतनी छोटी ईंटों को सबसे पहले देखा किसने? इसके लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। चलिए देखते हैं वो पहली झलक जिसने एक पूरी की पूरी नई दुनिया हमारे सामने लाके रख दी। तो बात है साल 1665 की। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, नाम था रॉबर्ट हुक। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया और उस जमाने के हिसाब से वो काफी पावरफुल था। फिर उन्होंने पेड़ की छाल से बनने वाले कॉर्क का एक पतला सा, बहुत ही पतला सा टुकड़ा काटा और उसे अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। और जो उन्हें दिखा वो कमाल का था। उन्हें छोटे छोटे खाली डिब्बों जैसे स्ट्रक्चर दिखे, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह। उन्होंने इन छोटे छोटे कमरों को नाम दिया सेल्स। पता है क्यों? क्योंकि लैटिन भाषा में सेला का मतलब होता है एक छोटा कमरा। और बस यहीं से सेल या कोशिका शब्द की शुरुआत हुई। है ना मजेदार? और ये जो जानकारी है, ये हमें सीधे उस जमाने के रिकॉर्ड से मिलती है। अब एक बात ध्यान देने वाली है, हुक ने जो देखा था वो असल में मरी हुई कोशिकाएं थीं, कॉर्क की। लेकिन ये एक जबरदस्त शुरुआत थी। एक ऐसा दरवाजा खुल गया था जिसके आगे बहुत कुछ खोजा जाना बाकी था। तो रॉबर्ट हुक की खोज तो बस एक पहली झलक थी, है ना? लेकिन इस एक ऑब्जर्वेशन को एक बड़े साइंटिफिक रूल, मतलब एक थियरी बनने में करीब करीब 200 साल लग गए। तो चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये छोटा सा आइडिया एक बड़ी थियरी कैसे बना। तो हुक के कुछ साल बाद 1674 में एक और साइंटिस्ट आए, ल्यूवेनहॉक। और उन्होंने जो किया वो तो और भी कमाल था। उन्होंने पहली बार तालाब के पानी में जिंदा कोशिकाओं को देखा। छोटे छोटे जीव जो तैर रहे थे, घूम रहे थे। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात थी। फिर कहानी और आगे बढ़ी और सालों बाद 1838-39 में श्लाइडन और श्वान नाम के दो साइंटिस्ट ने मिलकर पेश की सेल थ्योरी। और ये सेल थ्योरी, इसका जो मेन आइडिया था वो बहुत पावरफुल था। वो ये था कि इस दुनिया में हर, और मेरा मतलब है हर जिंदा चीज, चाहे वो इतना छोटा बैक्टीरिया हो जिसे हम आंखों से देख भी नहीं सकते, या फिर कोई बहुत बड़ा पेड़, सब के सब कोशिकाओं से ही बने हैं। बस ये आइडिया बायोलॉजी की दुनिया का एक बेसिक रूल बन गया। इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो अब तक हमें यह पता चल चुका था कि जिंदा चीजें कोशिकाओं से बनी हैं। तो जाहिर सी बात है, अगला सवाल क्या होगा? यही ना कि इन छोटे छोटे कमरों के अंदर क्या है? क्या ये रॉबर्ट हुक के देखे हुए कमरों की तरह खाली हैं, या इनके अंदर भी एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है? तो चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और कोशिका के अंदर झांक कर देखते हैं। ये अपने आप में एक नई पहेली थी। अगर सेल जिंदगी की बिल्डिंग है तो भाई उस बिल्डिंग के अंदर कमरे कौन से हैं? फर्नीचर क्या है? मतलब कि सेल के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर में दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं। क्या सेल के अंदर भी ऐसा कुछ होता है? और बस यहीं से खोजों का एक नया दौर शुरू हो गया। देखिए, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के बिल्कुल सेंटर में एक चीज खोजी जिसे नाम दिया गया न्यूक्लियस या केंद्रक। ये समझ लीजिए कि ये सेल का ब्रेन होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। फिर 1857 में एल्बर्ट वॉन कॉलेकर ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर सेल के लिए सारी एनर्जी बनती है। और फिर 1898 में कैमेलो गोल्जी ने खोजा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये सेल का पोस्ट ऑफिस या पैकिंग डिपार्टमेंट है जो जरूरी चीजों को पैक करके जहां भेजना है वहां भेजता है। अब आप सोच सकते हैं कि सेल के अंदर की दुनिया कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो जाहिर है इसकी खोज किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी। ये एक बहुत लंबी कहानी है और इसमें दुनिया भर के कई साइंटिस्ट का हाथ है। बिल्कुल एक टीम की तरह सबने मिलकर काम किया। साइंस की तरक्की को ना एक रिले रेस की तरह सोचना चाहिए,
जानते हैं ना रिले रेस, जिसमें एक रनर दौड़कर दूसरे को बैटन देता है, फिर वो आगे दौड़ता है। बिल्कुल वैसे ही साइंस में एक खोज दूसरी खोज का रास्ता बनाती है। मिसाल के तौर पर साल 1888 में वॉल्डेयर ने सेल के न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसे स्ट्रक्चर देखे और उन्हें नाम दिया क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में हमारी पूरी जानकारी बंद होती है कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, सब कुछ। और कमाल की बात है, उसी साल 1888 में ही एक और साइंटिस्ट टी बोवेरी में सेल के एक और हिस्से को नाम दिया सेंट्रोसोम या तारक काय। इसका काम भी बहुत जरूरी है। यह सेल को डिवाइड होने में, मतलब 1 से 2 बनने में मदद करता है। और ये खोजों का सिलसिला रुका नहीं, 20वीं सदी में भी चलता रहा। जैसे 1953 में जी.ई. पलाडे ने खोजे राइबोसोम। ये सेल की प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। और प्रोटीन तो हमारे शरीर के लिए कितने जरूरी हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। फिर 1958 में डी डुवे ने लाइसोसोम खोज निकाले। ये सेल के सफाई कर्मचारी हैं जो सारा कचरा साफ करते हैं और सेल को हेल्दी रखते हैं। तो इन सारी छोटी बड़ी खोजों ने मिलकर धीरे धीरे सेल की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखी, बिल्कुल जैसे किसी पजल के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी पिक्चर बनती है। तो रॉबर्ट हुक के उस छोटे से खाली कमरे से शुरू होके सेल के अंदर की इस भरी पूरी कमाल की दुनिया तक, ये खोज की एक वाकई में जबरदस्त कहानी है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर सेल ही जिंदगी की सबसे बेसिक यूनिट है, मतलब जीवन की शुरुआत यहीं से होती है, तो क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि साइंटिस्ट सिर्फ एक सेल से पूरा जीवन बना दें? ये सवाल तो भविष्य के लिए है, पर सोच